डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था पूर्ति में कि वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन करता है, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता चाहता है कि जब कीमत बढ़ेगा तो ज़्यादा की मात्रा बेचेगा। यानी कि पूर्ति में परिवर्तन तभी होगा जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। तो ऐसे में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो संबंध होता है, एक तो पढ़ा था अपने मांग प्रतिपूर्ति का नियम जो बताता है कीमत में और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। मतलब अगर कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगी। लेकिन कितना, पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा अगर कीमत में परिवर्तन हो, तो कीमत में होने वाले परिवर्तन के बीच का और पूर्ति की मात्रा के बीच में होने के बीच की जो संबंध होता है, मात्रात्मक संबंध होता है, क्वांटिटी में परसेंटेज रिलेशन होता है, उसको बताता है पूर्ति की लोच। और आज की इस क्लास में हमें यही पढ़ना है कि पूर्ति लोच है क्या, अगर लोच है तो कितने प्रकार का होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है हमें समझना पड़ेगा पूर्ति की लोच को। लोच का मतलब क्या होता है? लोच का मतलब क्या होता है? लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक छोड़ते अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसी तरह से होता है पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का मतलब होता है अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। तो कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उन दोनों के बीच के जो संबंध है उस संबंध को पूर्ति की लोच कहते हैं, जिसको शो किया जाता है ES से, कैपिटल E और स्मॉल s। इसी चीज को अगर हम सही से कहें कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष, मतलब उसी कीमत में अनुसार वस्तु की कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप को पूर्ति की लोच कहा जाता है। दोनों के बीच के जो रैशनल या फिर यूं कहें अनुपातिक संबंध को पूर्ति की लोच कहते हैं। यानी कि कीमत में परिवर्तन हुआ कितना, उससे पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ, इसके संबंध को पूर्ति की लोच कहते हैं। और इसी चीज़ को अलग अलग लोगों ने, जैसे प्रोफेसर मार्शल हुआ, सैमुअल्स में, उन्होंने एक्सप्लेन किया। मार्शल ने कहा कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि पहले कीमत में परिवर्तन से मात्रा में परिवर्तन होता है, ध्यान रखा। तो कीमत में होने वाले परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप होता है। जबकि सैमुअल्स ने कहा कि पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है, कि कीमत में परिवर्तन हुआ, उसके वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हुआ, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो भी होता है उससे उसकी मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, इन दोनों के बीच के माप को वस्तु की पूर्ति लोच कहते हैं। तो पूर्ति लोच को बताने के लिए हम बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जहाँ पर पूर्ति का लोच का होता है ES। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति का बताता है कि वस्तु की पूर्ति में कितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ, किसकी तुलना में, वस्तु की कीमत में। अगर वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है और उससे वस्तु की पूर्ति में 20% का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब होता है जो पूर्ति लोच है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच को अगर, क्योंकि कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में हो सकता है ज़्यादा परिवर्तन हो, कीमत की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन हो, कीमत के बराबर परिवर्तन हो, तो इस प्रकार से पूर्ति लोच की 5 कैटेगरी बताई गई है। वो 5 कैटेगरी कौन कौन से हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, जहाँ पर पूर्ति पूरा का पूरा किसके है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति और पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति। तो पूर्ति लोच को 5 कैटेगरी में बताया गया। इन 5 कैटेगरी को हमें डिटेल से समझना है। सबसे पहली कैटेगरी पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो। ठीक है ना, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन बहुत कम हो या ना के बराबर हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ES निकलेगा वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि 10/0। 0 से कोई भाग नहीं होता, इसका आंसर होगा इन्फिनिटिव। तो मतलब कीमत में तो परिवर्तन बस कोई नहीं आ रहा है, लेकिन उससे वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनता है वो एक्स एक्सिस के समानांतर बनता है। मतलब कीमत अपनी जगह पर, लेकिन केवल वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार पूर्ति। राइट, नेक्स्ट है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में पूर्ति की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। मान लो वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ, लेकिन वस्तु की पूर्ति में उससे अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ जल्दी खराब हो रही हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी की कीमत में जरा सी वृद्धि क्या हुई, लोग बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी नहीं बेचेंगे, बाद में खराब हो सकती है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। ऐसे में पूर्ति की लोच कितना आ रहा है, 20/10 यानी कि 2, जो कि क्या है, इकाई से अधिक। इसके लिए यहाँ पर लोच को शो किया जाता है कि 1 से ज़्यादा है। इस स्थिति में वस्तु की पूर्ति की लोच को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर यह वस्तु की कीमत है और यह है पूर्ति की मात्रा। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई इतनी, देखिए यहाँ पर, लेकिन वस्तु की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से ही। तो ये स्थिति को बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। जबकि तीसरी स्थिति है इकाई लोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसी के बराबर वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी पूर्ति में भी 10% की वृद्धि होगी। ऐसे में यहाँ पर जो पूर्ति लोच होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा 45 डिग्री के एंगल में, जहाँ पर वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन और वस्तु की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन दोनों ही एक समान अंतर को दर्शाता है और इस प्रकार से इस वक्र को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं दैट इज इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में अधिक कम परिवर्तन होता है। मान लो वस्तु की कीमत 10% से वृद्धि हो रही है, लेकिन उसकी पूर्ति बढ़ के केवल 8% से बढ़ रही है। मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन, पूर्ति में कम। ऐसे में जो लोच की गणना होती है वो कितना है, 0.8, जो कि 1 से क्या है, कम है। 1 से क्या है, कम है, इसलिए इसको कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति कहते हैं और इस चीज़ को शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये है पूर्ति वक्र और यहाँ पर कीमत और ये पूर्ति की मात्रा। कीमत बढ़ के यहाँ पर हो गई, लेकिन पूर्ति की मात्रा में कम परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो गया इकाई से कम लोचदार पूर्ति। और लास्ट वाला जो पॉइंट है जो ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है 10% का कितना भी, लेकिन उसकी पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में पूर्ति लोच की गणना करेंगे तो ये होगा 0/10 यानी कि ये हो गया ES = 0। मतलब जब कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये कब होता है, जब हमें पता चले कि फ्यूचर में तो वस्तु की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। तो अगर अभी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो जो विक्रेता होते हैं कम माल बेचेंगे तब भी। मतलब यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत में परिवर्तन में। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र बनाया जाएगा वो वाई एक्सिस के समानांतर बनाया जाएगा इस प्रकार से, जो कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन दिखा रहा है लेकिन पूर्ति की मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये वो स्थिति होती है कि जब कीमत में का परिवर्तन का असर जो है पूर्ति में नहीं होता है, तो इस स्थिति को बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। अब पूर्ति की जो लोच होती है ना वो कई तरह से, कहीं पर कम है लोच, कहीं ज़्यादा। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बहुत सारे चीज़ों से ये इफेक्ट होती है। जैसे सबसे पहला इफेक्ट किससे होता है, वस्तु की प्रकृति। वस्तु कैसी है, अगर वस्तु बहुत ही लंबे टाइम तक, जो आपके पास सामान है वो लंबे टाइम तक टिकने वाला, जल्दी खराब नहीं होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, मोबाइल आइटम हो गया, गाड़ी वगैरह, ये जल्दी। तो यहाँ पर प्राइस का इसकी मांग पर क्या होता है ना, प्राइस की मांग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कीमत ज़्यादा होगी तो दुकानदार बेचेगा, कीमत होगी नहीं बेचेगा, खराब तो होना नहीं है। तो टिकाऊ वस्तुएं जो होती है ना, टिकाऊ वस्तुओं की मांग जो है लोचदार होती है। लेकिन वो चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध का आइटम हो गया, खाने पीने का सामान है, सब्जियां हैं, फल है, इनकी जो पूर्ति होती है ना
कम लोचदार होती है, ये बेलोचदार होती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़े या घटे इनको तो बेचना ही है, क्योंकि रखे रहोगे तो खराब जाना है। उसके बाद उत्पादन लागत, किसी वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर अगर लागत बहुत तेजी से बढ़ती है तो उस स्थिति में पूर्ति की लोच कम होगी। क्यों? अगर लागत बढ़ेगी तो लाभ कम होगा, तो ऐसे में उसको जल्दी से जल्दी बेचने की होड़ मची रहेगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं भावी कीमत, अगर विक्रेता को लगता है कि फ्यूचर में वस्तु की कीमत में बदल रही है, फ्यूचर में वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, तो वर्तमान में पूर्ति में कमी कर देंगे, मतलब पूर्ति बेलोचदार होगी। यहाँ पर वर्तमान की कीमत पर पूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर साधनों के हो गया, बाढ़ आ गई, कई सारे दूसरे रीज़न होते हैं, या फिर सब कुछ तबाह हो गया, उस स्थिति में पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब पूर्ति नहीं बढ़ेगी मतलब यहाँ पर भी पूर्ति बेलोचदार की स्थिति हो जाएगी। उत्पादन की तकनीक जितनी अच्छी होती है, नई होती है, उसकी लोच उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और उत्पादन की तकनीक जितनी पुरानी होगी, ऐसे उत्पादन लागत बढ़ेगा, उत्पादन लागत होने के साथ उसकी पूर्ति की लोच उतनी ही कम होती चली जाती है। जोखिम सहन कर दे, अगर उद्यमी जोखिम रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उसके बाद ताकत है, क्षमता है कि रिस्क ले सकता है, तो ऐसे में लोच भी बढ़ेगी। लेकिन उत्पादक चाहता है कि रिस्क नहीं लिया जाए, चलो बेचो जो भी होगा, तो ऐसे में उसकी लोच जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच की माप। पूर्ति का लोच का कैलकुलेशन करेंगे कैसे? मैंने लोच एलिसिटी, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नॉर्मली मांग की लोच को कैलकुलेट करने के कई सारे कारक है, लेकिन पूर्ति की लोच को बेसिकली सबसे ज़्यादा एक ही मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। इसको अनुपातिक या प्रतिशत रीति कहते हैं। जब पूर्ति की लोच की कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला जो प्रतिशत का होता है, जहां पर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन की पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसको भाग कर देते हैं कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से, या फिर फार्मूला यूज कर देते हैं इस वाला डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपन क्यू, जहां पर डेल्टा क्यू जो है वो है पूर्ति में परिवर्तन, जबकि डेल्टा पी जो है वह है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, और ये जो P है ये है पुरानी कीमत, कौन सी वाली? पहले वाली कीमत, और Q भी है पुरानी पूर्ति की मात्रा। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा, किसी वस्तु की ₹12 प्रति इकाई कीमत पर 500 इकाइयों की पूर्ति हो जाती है। इसकी कीमत बढ़कर 15 प्रति इकाई हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा बढ़ के 650 इकाई हो जाती है। वस्तु की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ वस्तु की कीमत हो और दूसरी तरफ वस्तु की पूर्ति की मात्रा हो, कीमत जब ₹12 है तो पूर्ति हो रही है 500 इकाई, जब कीमत बढ़ के होगी ₹15 तो बेची जा रही है 650 यूनिट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा वाला, ES इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, ये वाला। तो यहाँ पर हमें चाहिए वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। 500 से हो गया 650, तो कितना हो गया ये? 650 माइनस 500 बराबर 150। ठीक है, उसके बाद कीमत में परिवर्तन 12 से हो गया 15, यानी कि 15 माइनस 12 यानी कि हो गया 3। अब इसको उठा के फार्मूले रखो, हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आया गया? 150। ठीक है, और डेल्टा पी कितना आया? 3 मल्टीप्लाई पुरानी कीमत कितनी है? 12, और पुरानी मात्रा कितनी है? 500। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा कैलकुलेट? यहाँ पर हो गया ES इक्वल टू 3 5 15, ये हो गया 0 से 0 कट गया, और ये हो गया हमारे पास कितना? 12/5 × 5 10। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई हो गया हमारा 1.2, यानी कि लोच इकाई से ज़्यादा है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की 5 प्रति इकाई कीमत पर 600 इकाइयों की पूर्ति होती है, यदि इसकी कीमत बढ़कर 6 प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा में 25% वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ प्रतिशत में दे रखा है, दूसरा यूनिट में है, तो इससे अच्छा है दोनों को प्रतिशत में बदल लिया जाए। हमारे पास क्या है? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कितना दे रखा है? ये 25%। ठीक है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कितना है? 25%, राइट। और वहीं पर वस्तु की कीमत 5 प्रति इकाई से कितनी क्या है? 6 हो गई। ठीक है, कीमत में परिवर्तन निकाल लो, ये होगी वस्तु की कीमत में
परिवर्तन, राइट। ये कितना हो गया, 5 से हो गया 6 माइनस 5 यानी कि कितना हो गया 1। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टे पुरानी कीमत यानी कि 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20%। तो यहाँ पर निकालेंगे पूर्ति की लोच, वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो ये हो गया 20 कम 22, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 1.25 जो कि इकाई से अधिक। ये दूसरा वाला प्रतिशत विधि है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ दे रखा है किसी वस्तु की पूर्ति लोच हमारे पास दिया रखा है, ES इक्वल टू कितना दे रखा है 3, और क्या दे रखा है विक्रेता वस्तु की 8 प्रति इकाई कीमत पर 20 इकाइयों की पूर्ति करता है। कीमत यानी कि वस्तु की कीमत 8 है तो पूर्ति की मात्रा कितनी है, पूर्ति की मात्रा है 20। कह रहा है वस्तु की कीमत में 2 रुपये की वृद्धि हो जाए, 2 रुपये की वृद्धि हो जाए मतलब 8 से बढ़ के कितनी हो गई 10, तो 10 पे वो कितनी मात्रा बेचेगा, ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है हमें क्वांटिटी निकालना है। हमारे पास क्या दे रखा है ES इक्वल टू 3, लोच कितना 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, ES इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P अपॉन क्यू, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं x, तो ये हो गया x माइनस 20, और डेल्टा p निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2। वैल्यू p का कितना दे रखा है 20, सॉरी q का दे रखा है 20 और p का दे रखा है 8, की सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा ES की वैल्यू दे रखा है 3, डेल्टा क्यू की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 20, और डेल्टा p की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू हमारे पास है, सॉरी p हमारे पास है 8 और क्यू है 20। फार्मूले में सारी वैल्यू रख दी। अब उसको सॉल्व करना आपको रह गया, तो ये सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 4 8, 4 एकम 4, 4 5 20, तो ये हो गया 5 इधर आ गया, हो गया 5 दिया 15 इक्वल टू इधर कितना हो गया x माइनस 20, तो ये x इधर आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया x इधर आके माइनस का बन गया, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 20 और ये हो गया हमारे पास 15 पर माइनस का 15, तो ये हो गया माइनस का 35, तो ये हो गया माइनस से माइनस कट गया, तो x इक्वल टू 35। इसका मतलब वस्तु की कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है, तो हमारी नई पूर्ति कितनी होगी, नई पूर्ति हो रही है 35 इकाई होगी, 35 इकाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में या फिर इस टॉपिक में, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ, प्रॉब्लम को, डाउट को क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।